स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। टोंक के बीसलपुर बांध से यह बड़ी खबर मिल रही है। 5वें दिन एसडीआरएफ को सफलता मिली है। देखिए 4 दिनों तक सफलता के लिए तरसना पड़ा, लेकिन 5वें दिन मेहनत रंग लाई और यह सफलता मिली। बांध में एक मजदूर का शव मिला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टोंक से। पुलिस और प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। 31 जनवरी को 3 मजदूर डूबे थे। 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ द्वारा चलाया जा रहा था। परिजनों ने डूबने की शिकायत हालांकि देरी से की थी। देवली पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए ये आपको खबर बता दें कि 3 मजदूरों की डूबने की खबर 3 दिन बाद परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई। ठेकेदार की लापरवाही की बात भी की जा रही थी, लेकिन ठेकेदार का अपना वर्जन है। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ को इन्फॉर्म किया। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सर्च ऑपरेशन एक दिन कर आगे बढ़ता रहा और अब 5वें दिन ये पहली सफलता मिली है। दौलत मेरे साथ फोन लाइन पर है। दौलत, क्या जानकारी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस आशंका पुलिस को थी कि डूबे हुए हैं, और वाकई में आज पहला शव मिलने के बाद में ये पुलिस की जो आशंका थी वो पुख्ता हुई है और एक शव को निकाल लिया गया एसडीआरएफ ने 5वें दिन। 2 शव अब भी तलाश जारी है। 31 जनवरी को ये 6 मजदूर मछली पकड़ने के लिए गए थे। नाव पलटने से 3 डूब गए और 3 मजदूर 3 दिन बाद में बताया कि इस तरह से 3 मजदूर डूब गए। हालांकि ठेकेदार की जो बात आ रही थी वो गुमराह करता रहा कि तीनों जो लोग हैं वो हो सकता है अपने गांव चले गए हो, बिहार चले गए हो, लेकिन आखिरकार एक शव मिल गया है जो पप्पू साहनी नाम का है। विनोद और एक और जो मजदूर है उनकी तलाश अब भी जारी है। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्थानीय गोताखोर और पुलिस लगातार 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन कर रही थी। हालांकि कल एक मजदूर की जो जैकेट होती है वो किनारे पे मिली थी। उसके बाद में ये संभावना पुख्ता हुई कि जरूर ही मजदूर है वो शव बांध के अंदर ही है। लेकिन लगातार 31 तारीख से आज तक जब शव ऊपर नहीं आए तो संभावना है वो पुलिस को थोड़ी हताशा हो रही थी कि इतने दिनों में तो डेड बॉडी फूल के ऊपर आ जाती है। लेकिन विशेषज्ञों से जो बातचीत हुई कि सर्दी का मौसम है, इस चक्कर में जो शव है वो फूल करके 10 दिनों बाद ही ऊपर आ सकते हैं। और वो संभावना आज जब एक डेड बॉडी मिली उसके बाद में 2 जो शव है उनकी तलाश भी जारी है। पुलिस के अधिकारी तो जो डूबने वाला पॉइंट था वहां से कितनी दूरी से ये शव मिला है, ये तो हुआ सवाल नंबर 1 दौलत। और दूसरा ये कि ठेकेदार का वर्जन क्या पुलिस ने नोट किया है अब तक? देखिए डूबने के जगह से कुछ दूरी पे ही मिला है हालांकि ये शव। और जो आप बात कर रहे हैं, जो ठेकेदार के कर्मचारी मौके पर हैं, लगातार उनसे बातचीत हो रही है। सभी से इतने दिनों से उनका यही कहना था कि हो सकता है कि मजदूर अपने गांव चले गए हो, लेकिन जो शिकायत करने वाले परिजन थे वो अपनी बात पर अड़े थे कि गांव नहीं गए हैं। उनको वो पुख्ता जानकारी दे रहे थे कि तीनों जो मजदूर है वो डूब गए हैं और उनकी तलाशी लगातार जारी रखनी चाहिए। और उसी बात को लेकर के पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने जो है वो अपना काम कर रही थी। और ठेकेदार के लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन वो हमेशा शुरू से ही गुमराही करते रहे हैं। अब पुलिस को जब ये शव मिला है तो उनसे भी बातचीत, हालांकि वो जो शिकायत दी है वो केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उस एंगल पे भी जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। राइट टू हेल्थ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने बड़ा ऐलान किया है। 11 फरवरी को 24 घंटे संपूर्ण चिकित्सा बंद का ऐलान हुआ है। 11 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक होनी है। ऐसे में इसे दबाव की रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। बहरहाल चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बड़े बयान के बाद भी स्थितियां बदली नहीं है। जैसे ही प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि इमरजेंसी में जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी, इसके बाद डॉक्टर्स की ओर से यह बयान आया कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें डिफाइन किया जाना जरूरी है। इलाज करने वाले उस समय उपलब्ध हैं या नहीं, उस कंडीशन के स्पेशलिस्ट वहां पर हैं या नहीं, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिन पर अभी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। ऐसे में राइट पर फाइट खत्म नहीं हुई थी। और अब देखिए, चूंकि 11 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक होनी है, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि वो इस सत्र में राइट टू हेल्थ बिल लेकर आएगी। उससे पहले डॉक्टरों को मनाने के क्रम में एक बड़ा प्रयास था प्रसादी लाल मीणा का, इमरजेंसी शब्द को लेकर बयान, लेकिन डॉक्टर्स ने क्लियर कर दिया कि अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है
और भी पॉइंट्स पर क्लैरिटी की जरूरत है। और अब चूंकि 11 फरवरी को प्रवर समिति की बैठक होनी है, ऐसे में यह फैसला स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लिया है कि 11 फरवरी को 24 घंटे का संपूर्ण चिकित्सा बंद रखा जाएगा। इसे दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो जयपुर से यह बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ पर फाइट खत्म नहीं हुई है। प्रसादी लाल मीणा के बयान के बाद भी स्थितियां बदली नहीं है, जस की तस बनी हुई है। बड़ा ऐलान कर दिया गया है चिकित्सा बंद का 11 फरवरी को। सहयोगी सौरभ मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? सौरभ सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है सौरभ तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल राइट टू हेल्थ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, स्टेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया है 11 फरवरी को 24 घंटे संपूर्ण चिकित्सा बंद का। यह वही डेट है जिस दिन प्रवर समिति की बैठक भी इस इशू पर होनी है। और जोधपुर से बड़ी खबर है, वकीलों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। कल से काम पर वकील लौटेंगे। देखिए, पुलिसकर्मी द्वारा वकील की पिटाई का मामला सामने आया था, जिसके बाद से ही वकील आंदोलित थे, आक्रोशित थे और स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार पर थे। दूसरे दिन भी उनका स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार जारी रहा। सरकारी अधिवक्ता भी मामलों में पैरवी नहीं कर रहे थे। पुलिस विभाग ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कदम उठाए हैं। 3 आरोपियों को मौके से हटाने के आदेश हुए हैं। एक आरोपी ईश्वर सिंह को सस्पेंड किया गया है, जिसके बाद वकीलों को अब जब कार्रवाई होती दिखी है, उसके बाद हड़ताल खत्म की गई है। अब वकील कल से काम पर लौट आएंगे। रवि बंसाली साहब ने अध्यक्ष ने बताया है, ऑर्डर की कॉपी आ चुकी है और मेन एक्यूज इसके अंदर एफआईआर में ईश्वर सिंह का नाम बताया गया है, उसको निलंबित कर दिया गया है और बाकी जो तीनों ऑफिसर्स वहाँ थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है। तो संयुक्त रूप से हमने एब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क का आदेश जारी किया था और संयुक्त रूप से जो ये कार्रवाई हुई है उसके फलस्वरूप हम जो है वो कल से हड़ताल कॉल ऑफ करते हैं। कल से सभी अधिवक्तागण अपनी उपस्थिति न्यायालय में देंगे। कि आरोपित कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जो भी हैं उनको निलंबित किया गया। तो जिस शख्स का नाम एफआईआर में था ईश्वर सिंह का, उसको निलंबित कर दिया गया है और जो बाकी 3 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल वहाँ पोस्टेड थे उन तीनों को भी वहाँ से हटा दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में दोनों एसोसिएशन द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम हड़ताल यहाँ विड्रॉ करते हैं और इसको स्थगित करते हैं। देखिए, 2 दिनों से स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार पर थे और अब जब आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती देखी है, कार्रवाई के डॉक्यूमेंट्स भी जब इनको दिखाए गए, उसके बाद वकीलों ने यह फैसला लिया है कि अब हड़ताल की जरूरत नहीं है और काम पर लौटना है। ऐसे में हड़ताल को खत्म करने का ऐलान हुआ है। अब कल से सभी वकील काम पर लौट आएंगे। न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से दोबारा पटरी पर लौट आएगी। पुलिसकर्मी द्वारा पिटाई एक वकील की गई थी, जिसका मामला सामने आया था और तभी से वकील आक्रोशित थे। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार कर रहे थे। दूसरे दिन भी उनका कार्य का बहिष्कार जारी रहा। सरकारी अधिवक्ता भी इनका समर्थन कर रहे थे और मामलों में पैरवी नहीं कर रहे थे। ऐसे में पुलिस विभाग ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आखिरकार कदम उठाए। 3 जो आरोपी थे उन्हें मौके से हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। वकीलों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। वहीं एक आरोपी ईश्वर सिंह को सस्पेंड किया गया है। वकीलों को इस कार्रवाई के बारे में भी सूचित किया गया, जिसके बाद वकीलों ने अपना ये प्रदर्शन, अपना ये आंदोलन खत्म किया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, हमने बाइट को सुना, अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर पटरी पर लौटेगी। चंद्रशेखर, सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आपको मिल रही है चंद्रशेखर?
देखिए अब सिस्टम को वापस पटरी पर लौट आना चाहिए, उम्मीद तो यही है। एक बार और कोशिश करते हैं सहयोगी से बातचीत की। चंद्रशेखर, मेरी आवाज मिल रही है? चंद्रशेखर, नहीं, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल बड़ी खबर जोधपुर से। खबर पाली से है। बांगड़ मेडिकल कॉलेज के जीएनएम हॉस्टल में मंगलवार देर रात शराब के नशे में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जमकर उत्पात मचाया। रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने साथियों के साथ हॉस्टल में शराब पार्टी कर रहे थे, गाने बजा रहे थे। रात के 2 बजने के बाद भी कानों की धमक चल रही थी। एक छात्र ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट हुई, हंगामा हुआ। नर्सिंग छात्र और रेजिडेंट सामने सामने आ गए। हंगामे की सूचना पर गश्त कर रहे पुलिसकर्मी पहुंचे, समझाइश का प्रयास किया, लेकिन रेजिडेंट्स उनसे भी उलझ गए, जिसके बाद पुलिस हंगामा कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सिंग छात्रों को कोतवाली लेकर गई। लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने भी महज खानापूर्ति के बाद उन्हें छोड़ दिया। तो देखिए ये मामला पाली में सामने आया है। मेडिकल कॉलेज के जीएनएम हॉस्टल में रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने साथियों के साथ पहुंचे, हॉस्टल में शराब पार्टी की, गाने बजाए और डांस किया। रात के 2 बजे तक ये उधम चलता रहा, जिसके बाद एक छात्र ने विरोध जताया तो रेजिडेंट्स ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। तब नर्सिंग छात्र और रेजिडेंट्स आमने सामने आ गए, हंगामा मच गया। हंगामा की सूचना पर वहां पुलिसकर्मी जो गश्त कर रहे थे वो पहुंचे, समझाइश की कोशिश की, लेकिन जब कोई भी मानने को तैयार नहीं दिखा, उल्टा रेजिडेंट्स जब उनसे उलझते दिखे तो पुलिस ने रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग छात्रों को पकड़ा और कोतवाली लेकर आ गए। हालांकि बाद में हस्तक्षेप के बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया। सर, हम जीएनएम बॉयज हॉस्टल में रहते हैं सर। तो रात के 1-1:30 बजे डॉक्टर से रात को डेली दारू पार्टी करते हैं सर। तो हमें डिस्टर्बेंस हुआ सोने में सर, पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो हम ऊपर जाके इनको बोला सर हमें दिक्कत हो रही है, तो सर इन्होंने बात नहीं की, हमसे गाली गलौज पे आ गए, हमको मारने पे आ गए सर। हमारे एक साथ वाले पे सर जो इसका नाम दुष्यंत दबे, उस पर हाथ उठाया सर और हमारे गेट पे आके लाते बजाए सर, पत्थरों से उठा के हमको मारने आ गए। जब पुलिस वालों को कॉल किया तो पुलिस वालों पर भी इन्होंने हाथ उठाया। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, लॉरेंस गैंग के नाम से फिरौती मांगी गई है। डॉक्टर से फिरौती मांगने का मामला, कल भी डॉक्टर को व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया था। डॉक्टर पारस जैन ने तब व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं की थी। पहले भी डॉक्टर पारस जैन से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती मामले में पुलिस ने 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए थे। एक नाबालिग को डिटेन किया गया था। चारों ने इनका कहना है कि ऋतिक बॉक्सर के कहने पर रेकी की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। हनुमानगढ़ से लॉरेंस गैंग के नाम से फिरौती मांगी गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, पूरी खबर। जी, ये जो टाउन के डॉक्टर पारस जैन है, तो इनसे पहले 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी लॉरेंस गैंग के नाम पर। तो इन्होंने टाउन थाना में जो मुकदमा दर्ज करवाया था कि ऋतिक बॉक्सर नाम के व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और नहीं तो जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने जो है 3 युवक और 1 नाबालिग को निरुद्ध किया था। 3 युवक गिरफ्तार किए थे। अब ये डॉक्टर पारस जैन का आरोप है कि कल फिर व्हाट्सएप पर कॉल आई, हालांकि इन्होंने कॉल रिसीव नहीं की और तुरंत टाउन पुलिस को सूचना दी कि मुझे फिर से एक व्हाट्सएप कॉल आई है और ये उन्हीं से संबंधित कॉल है, डॉक्टर का ये कहना है। पुलिस इस पर फिर से जांच कर रही है कि ये किस नंबर से कॉल आई है, कहां से कॉल आ सकती है। फिलहाल जो है 3 युवक गिरफ्तार, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मगर बड़ी बात यह है कि धमकी आती है, उसके बाद युवक गिरफ्तार होते हैं, पुलिस कार्रवाई चल रही है, उसके बावजूद भी वो लोग कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे और फिर धमकियां दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं कानून का जो खौफ है अपराधियों में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है। जी, इस बार जो नंबर आया है वो मतलब देश के भीतर से ही है या विदेशों से कॉल आ रहे हैं? राजू, इस बारे में साइबर सेल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? कुछ उनसे बातचीत हो पाई? इस बात का खुलासा ना तो चिकित्सक ने किया ना पुलिस कर रही है, क्योंकि इसको कॉन्फिडेंशियल बताया जा रहा है। क्योंकि पहले जो कॉल आई थी उसमें 1 नंबर अपने देश का बताया जा रहा था, 1 विदेश का बताया जा रहा था। मगर पुलिस का ये कह रहा है कि वीपीएन कॉल है, ये इतना जरूर बताया गया है, वीपीएन कॉल है। मगर बड़ी बात ये है कि ये जो 3 युवक गिरफ्तार हुए हैं, चौथा एक नाबालिग निरुद्ध हुआ है, ये
चारों के चारों बड़ी बात यह है कि हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, इनका पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल नए हैं, 18-19 साल के युवक हैं, और इनको लालच देकर कि आपको 10-10 लाख रुपए दे दिया जाएगा, इनसे रेकी करवा ली गई। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है, भारत पाक बॉर्डर के पास एक संदिग्ध पकड़ा गया है। शाहगढ़ क्षेत्र में इस संदिग्ध को बीएसएफ ने धर दबोचा। संदिग्ध का नाम हनीफ खान सामने आ रहा है। संदिग्ध से फिलहाल बीएसएफ पूछताछ कर रही है। जैसलमेर के झालरिया गांव का ये संदिग्ध बताया जा रहा है। बड़ी खबर जैसलमेर से, भारत पाक बॉर्डर के पास से एक संदिग्ध जिसका नाम हनीफ खान है, बीएसएफ द्वारा धर दबोचा गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। और जयपुर से बड़ी खबर है, जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कृषि भूमि पर बसाई गई अवैध कॉलोनी पर यह कार्रवाई हुई। जेडीए जोन 11 रिंग रोड के पास अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। 3 बीघा कृषि भूमि पर यह कॉलोनी बसाई जा रही थी। बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो लगातार जेडीए का प्रवर्तन दस्ता एक्शन मोड में है। अवैध निर्माणकर्ताओं में इस वक्त खौफ का सबब जेडीए का प्रवर्तन दस्ता धीरे धीरे बनता जा रहा है। हालांकि ये चीजें शुरुआत से ही होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार गलत काम करने वालों के बीच में इनका खौफ धीरे धीरे सेटल हो रहा है। तस्वीरें आप कार्रवाई की देख सकते हैं। जेडीए लगातार का प्रवर्तन दस्ता लगातार जैसे ही जानकारी मिलती है कहीं पर अवैध निर्माण की, वहां पहुंचता है, उस पर कार्रवाई करता है। जहां पूर्व में निर्माण हो चुके हैं उनको भी कार्रवाई की जद में रखा गया है। ऐसे में धड़ाधड़ कार्रवाइयां चल रही हैं। एक बार फिर एक बड़ी कार्रवाई जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने की है। कृषि भूमि थी जिस पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी, उसको ध्वस्त किया गया। जेडीए जोन 11 रिंग रोड के पास यह अवैध कॉलोनी ध्वस्त कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रोशन से। रोशन, पूरी खबर। स्वप्निल, देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण लगातार जो ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जो कृषि भूमि के ऊपर बसाई जाती है, सरकारी भूमि के ऊपर बसाई जाती है, जिनके ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज भी जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने जेडीए जोन 11 के अंदर 3 अलग अलग कॉलोनियों के ऊपर कार्रवाई की गई। इन तीनों कॉलोनियों के अंदर करीब 12 बीघा जो कृषि भूमि है उसके ऊपर अवैध रूप से कॉलोनी बसाई जा रही थी, जिसे जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त किया है। इन कॉलोनी के अंदर जो ग्रेवल सड़क और बाउंड्री वॉल का जो निर्माण कार्य किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ में ये सुनिश्चित यहाँ पर किया गया है कि दोबारा से इस तरीके का अवैध कॉलोनी नहीं बसे। इसके लिए जो डेवलपर है उसे नोटिस दिया गया है, पाबंद किया गया है। साथ ही साथ जो कार्रवाई का जो खर्च आता है वो भी वसूलने के लिए नोटिस दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो जेडीए की कार्रवाई ये हुई है, इसका कितना क्या प्रभाव हो पाता है, क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में रह पाता है। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उदयपुर से बड़ी खबर है, छात्र छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया है। बीएन कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आक्रोशित हैं और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए मेन गेट पर ताला लगा दिया है। कई मांगे हैं उनकी, जिन्हें लेकर वो यहां पर जमा हुए। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि एकाएक एक दिन ये आक्रोश फूटा है। बीते कुछ दिनों की घटनाओं की वजह से इनका गुस्सा धीरे धीरे कर बढ़ा, जिसके बाद आज इस तरह से मेन गेट पर ताला लगाकर स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले की घटना आपको बता देते हैं। बीएन ग्राउंड पर एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई थी। उसे अगर एम्बुलेंस की सुविधा होती तो प्रारंभिक उपचार मिलना शुरू हो जाता और उसे अस्पताल तक ले जाया जाता, जहां पर उसे फर्दर इलाज मिलता। लेकिन चूंकि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे में इलाज में देरी हुई और जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से छात्र बहुत विचलित हुए और तभी से आक्रोश में है, उनका आक्रोश बढ़ना शुरू हुआ। उन्होंने कॉलेज को बताया कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन कॉलेज की ओर से तब इस पर ध्यान नहीं दिया गया और ऐसे में आज स्टूडेंट्स आक्रोशित हो उठे हैं। मेन गेट पर उन्होंने धरना दिया हुआ है, डटे हुए हैं, ताला लगाया हुआ है और साफ साफ कह दिया ये जो ताला लगाया है नहीं खोलेंगे जब तक आप मांगे पूरी नहीं करते। इस गेट पर ताला यूं ही लगा रहेगा। हालांकि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कुछ चेहरे लगातार छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, इन्हें समझाने बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा छात्र अपनी मांगों से हिलने को तैयार नहीं है। तो एम्बुलेंस व्यवस्था की मांग है, इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि कॉलेज से जुड़ी हुई है, जिन्हें लेकर छात्र अपनी मांगों को उठा रहे हैं। कॉलेज
के एडमिनिस्ट्रेशन के चेहरे इनसे बातचीत में जुटे हुए हैं। और भरतपुर से बड़ी खबर है, नगला दादू गांव में दो पक्षों में विवाद हो गया। ग्रामीणों ने इस दौरान पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव कर दिया। पुलिसकर्मियों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिल रही है कि लाठी डंडों से हमला कर एक शख्स को घायल किया गया, जिसके बाद इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंची। ऐसे में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो पुलिस टीम के सामने ही पथराव हुआ। गांव में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया। जुरहरा थाना क्षेत्र के नगला दादू गांव में यह घटना सामने आई है। और जयपुर से बड़ी खबर, बेरोजगारों का जयपुर में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। बेरोजगारों ने मंत्री रमेश मीणा के बंगले के बाहर हंगामा किया है। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा मंत्री रमेश मीणा के बंगले के बाहर जुटे, नारेबाजी की। पंचायती राज मंत्री के बंगले के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि संविदा भर्ती नहीं, संविदा भर्ती मत करिए, उसकी जगह पक्की भर्ती की जाए, ये मांग बेरोजगारों द्वारा उठाई जा रही है। पुलिस ने बेरोजगारों को बंगले से बाहर रोका हुआ है। में बेरोजगारों का हंगामा लगातार जारी है। कल अजमेर में हुए हंगामे के बाद में राजधानी जयपुर में आज तमाम बेरोजगारों का झुंड यहां पर जो पंचायती राज मंत्री हैं उनके बंगले पर पहुंचा। हालांकि पुलिस ने यहां पर दल को रोक दिया। पीछे रमेश मीणा जो पंचायती राज मंत्री है उनके बंगले के घेराव के लिए पहुंचे। तमाम लोगों की मांग है कि जो संविदा पर भर्ती की जा रही है उस भर्ती को बंद किया जाना चाहिए, पक्की भर्ती की जानी चाहिए। सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए। लगातार कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं, विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। कल आरपीएससी में लाठीचार्ज के बाद में यहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं। जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके बड़े झुंड यहां मौजूद हैं। उपेन यादव हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या आज आप करने पहुंचे हैं, किस तरह से आप अपना विरोध दर्ज करा? देखो, मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए बजट लेके आ रहे हैं 10 तारीख को, लेकिन पहले बजट की घोषणा 2100 पदों पर पंचायत राज भर्ती की थी। 544 पद अलग है, 2600 ज्यादा पदों पर पंचायत राज भर्ती होनी है, लेकिन संविदा पे भर्ती निकालना युवाओं के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर 38 दिन के बाद राजस्थान लौटे थे। गुजरात समझौता आज भी अधूरा है, लखनऊ समझौता बन चुका। अरबाज, इस वक्त क्या स्थिति है? क्या अभी भी बेरोजगार युवा वहां पर डटे हुए? देखिए, जो बेरोजगारों का आज प्रदर्शन था ये बड़ा अचानक हुआ। यहाँ पर नेहरू गार्डन में चुपचाप तमाम बेरोजगार जमा थे और एकदम से पुलिस के सामने बड़ी संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन हालात फिलहाल अभी कंट्रोल में है। तमाम लोग वार्ता करने की वजह से जो है राजी हो गए और अभी भीड़ वहां से हट गई। तमाम लोगों में से छांट करके 5 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया गया है जो सचिवालय पहुंचा है। वहां बैठकर के वार्ता की तैयारी की जा रही है। जो उनके मुद्दे हैं, जो डिमांड है, उनको लेकर के बातचीत की जाएगी। और सीधे तौर पर जो प्रतिनिधि मंडल है वो ये बात रख रहा है कि कल के बजट में जो बेरोजगारों की मांग है उस पर मुख्यमंत्री घोषणा करें, अन्यथा बड़ा आंदोलन बेरोजगार करेंगे। जी, इधर अगर हम ताजा घटनाक्रम देखें अरबाज, क्या इसके पीछे ये स्थिति हो सकती है कि चूंकि कल उपेन यादव के साथ अजमेर में जो एपिसोड हुआ उसकी वजह से आनन फानन में रणनीति को धार देने के लिए ये कदम उठाया गया? देखिए, ये कदम पहले से था। मेरी इनसे बातचीत हुई उपेन यादव से, जब उन्होंने कहा कि हम जयपुर में बड़ा हंगामा करना चाहते थे ताकि सरकार हमारी बात को सुने। अजमेर में हमारा सामान्य जो था एक ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, लेकिन पुलिस की तरफ से जब वहां लाठीचार्ज हुआ, जो सारा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद हंगामा वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब आज फिर अगर जयपुर में ही वैसा घटनाक्रम होता है तो सरकार को ये संदेश जाएगा कि हम सिर्फ जो है हालात खराब करना चाहते हैं या फिर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है, जो वादे सरकार ने बेरोजगारों से किए, वो पूरे किए जाएं। अगर ये टेबल पर बैठ करके बातचीत होती सरकार, ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।